आज की इस क्लास में हम लोग पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें हम लोग सम्मेलन और प्रोटोकॉल्स पर चर्चा करने वाले हैं। सम्मेलन और प्रोटोकॉल जो है कन्वेंशन और प्रोटोकॉल जो है अक्सर एग्जाम में आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखोगे यूपी पीसीएस ही नहीं अन्य एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक दो क्वेश्चन यहाँ पर पक्का होते हैं। तो आइए देख लेते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स और सम्मेलन आपको याद रखने हैं। यहाँ पर इनका सीक्वेंस पूछ लेता है और इनके उद्देश्य को भी याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, उनकी स्थापना वर्ष कब हुआ था और उद्देश्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं। रामसर कन्वेंशन जो है ये 1971 ईयर से संबंधित है, 1971 से संबंधित है। और आपको मैं बता दूं यह वेटलैंड से संबंधित एक कन्वेंशन था। यहाँ पर आर्द्र भूमियों से संबंधित यह कन्वेंशन था और यह ईरान के रामसर नामक जो शहर पे हुआ था और इसी शहर में होने के कारण इसको रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनके दीर्घकालीन उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। भारत पहले इसका सदस्य नहीं था। 1 फरवरी 1982 में आप देखोगे तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। साइट्स CITES यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा। यहाँ पर आप देखोगे तो वन जीवों और वनस्पतियों की लिप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर यह सम्मेलन है। 1973 से संबंधित है ये। आप देखोगे तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो जंगली जानवर हैं और जो पौधों हैं उनके नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इनके अस्तित्व पर कोई खतरा न हो। भारत 1976 में आप देखोगे तो इसका सदस्य बना। बान कन्वेंशन, जिसको जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजाति के संरक्षण पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, 1979 से संबंधित है। यह वैश्विक स्तर पर जो प्रवासी वन्य जीव हैं उनके आवास को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। और 1983 में देखोगे भारत कन्वेंशन का मतलब 1983 से भारत इसका हिस्सा बना। वियना कन्वेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 1985 से संबंधित है, मतलब इस ईयर से संबंधित है और यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित यह एक कन्वेंशन देखने को मिलता है। वहीं पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 से संबंधित है और यह इसका ईयर भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यह प्रोटोकॉल जो है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह ओजोन परत के क्षरण को रोकना और उन पदार्थों के उत्पादन जो कि ओजोन परत जिससे नष्ट हो रहा है या उसको नुकसान पहुंच रहा है उसके क्षरण के लिए उत्तरदायी पदार्थों को रोकने से संबंधित यह प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। अगला जो हमें कन्वेंशन देखने को मिलता है वो बेसल कन्वेंशन है। ये 1989 से संबंधित है और यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की खतरनाक जो कचरे होते हैं उनके प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए यह कन्वेंशन हुआ था। ध्यान रखिएगा, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरनाक कचरे के प्रदूषण प्रतिकूल प्रभावों से। जैविक विविधता, जिसको CBD कहते हैं, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर ध्यान में रखिएगा। यह कन्वेंशन 92 में था और जैविक विविधता के संरक्षण के लिए यह सम्मेलन था। जैसा कि नाम से ही पता है तो इसके उद्देश्य को आप आसानी से याद रख सकते हो। इसके बाद जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये 1992 लगभग उसी से संबंधित। और इसके 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। जैविक विविधता का संरक्षण, समझ में आया? दूसरा, जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग, जो भी उसके घटक हैं उनका सतत उपयोग किया जा सके और आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले जो लाभ हैं उनका उचित और न्याय संगत बंटवारा हो सके, उससे यह संबंधित हमें देखने को मिलता है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक सम्मेलन था जिसे पृथ्वी, यहां से तो अक्सर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। और इसी से संबंधित है आपका UNFCCC, उसी से संबंधित ये भी 1992 में ही हमें देखने को मिलता है। और इस सम्मेलन में आप देखोगे 3 मुद्दों को स्वीकृत किया गया था। एजेंडा 21, एजेंडा 21 को देखोगे तो यहाँ से डायरेक्टली पूछ लेता है एजेंडा 21 का संबंध किससे है? पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन। कब हुआ? 1982 में। यह जो 21 है ये 21 शताब्दी यानी 21वीं शताब्दी से संबंधित है और यह सतत विकास से संबंधित एक कार्य योजना है जो विश्व के सभी क्षेत्रों में पर्यावरण संबंधी कार्यों को करने के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करता है। इसके बाद पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा दूसरा और तीसरा वन सिद्धांत, यह 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। आगे बात किया जाए तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, नाम में ही मरुस्थलीकरण जुड़ा है, डिजर्टिफिकेशन,
1994 में हुआ और मरुस्थलीकरण जब है तो इससे निपटने के लिए यह संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन, महत्वपूर्ण सम्मेलन था, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन। क्योटो प्रोटोकॉल भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? 1997, और यह ग्रीन हाउस, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं ना, उसको उसके उत्सर्जन को कम करने से संबंधित था। अगला जो है रॉटरडम कन्वेंशन। रॉटरडम कन्वेंशन का संबंध 1998 और इसका उद्देश्य जो था, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक जो रसायन होते हैं, रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000, और यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा पर एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल था। स्टॉकहोम कन्वेंशन को देखोगे 2001 से संबंधित है, और इस कन्वेंशन में लगातार देखोगे तो कार्बनिक प्रदूषकों से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यह एक वैश्विक संधि थी। इसके अलावा नगोया प्रोटोकॉल बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2010 से संबंधित है, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3 उद्देश्यों, यानी यूएन सीबीडी के 3 उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि जो भी सतत, एक तरीके से कहा, जितने भी जैविक संसाधन हैं उनका सही तरीके से न्याय संगत बंटवारा हो सके, तथा उनसे जुड़े हुए ज्ञान के उपयोग से जो भी चीजें हो या उनसे लाभ होने वाला जो भी है उसका उचित और न्याय संगत बंटवारा हो सके, उससे संबंधित ये हमारा था। मिनीमाता कन्वेंशन नाम से ही पता हो जाएगा आपको कि यह स्वास्थ्य और पर्यावरण के पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाव के लिए यह एक कन्वेंशन था जो 2013 में हुआ। किगाली समझौते की बात किया जाए तो यह 2016 से संबंधित है, जो आप देखोगे तो हाइड्रोक्लोरो कार्बन जो है उसके निर्माण और खपत को कम करने के चरणबद्ध तरीके से उसको स्टेप वाइज बंद करने से संबंधित देखने को मिलता है। यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के निर्माण और उसकी खपत को कम करने एवं चरणबद्ध तरीके से स्टेप वाइज उसको बंद करने से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक जिनेवा प्रोटोकॉल है, ये 1925 से संबंधित है, 1925 से। यहाँ पर देखोगे तो जो भी रासायनिक और जैविक हथियार हैं उनके इस्तेमाल पर रोक लगाने से संबंधित यह एक प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। तो कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण सम्मेलन और प्रोटोकॉल थे, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पर भी हम लोग बात करेंगे एग्जाम में, आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जब इन मोमेंट पे हम लोग बात करेंगे तो डिटेल पर इस पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।